सफलता प्राप्त करने का संघर्ष हो, चाहे वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हों, हमेशा इंसान परेशानियों में और संघर्ष के दिनों में अकेला होता है। जब हम लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, जब परेशानियां दूर हो जाती हैं, तो सब लोग आ जाते हैं। जो लोग हमारे पास नहीं होते हैं, जो लोग हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं, जिन लोगों को ये लगता है कि हम तो पागल हैं, हमें कुछ नहीं आता है, वो लोग भी हमें देखते हैं, हम उन्हें के पीछे खड़े होकर ताली बजा रहे होते हैं, है ना। जब हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा ही होता है ना। अभी आपकी जानकारी में कोई लोग हो, कोई चोर हो, तो आप क्या करोगे? यही कहोगे ना कि यार हम तो नहीं जानते। बेशक आपका बिल्कुल सगा संबंधी हो, लेकिन आप यही कहोगे कि हम नहीं जानते, भाई होगा कोई। लेकिन हाँ, यदि यूपीएससी की परीक्षा कोई टॉप कर दे और आपका दूर का रिश्ता हो उससे, लेकिन कोई पूछेगा, आप तब भी कह दोगे आओ हमारे गांव का है या हमारे बुलंदशहर का है, हमारे यहाँ का है, वो तो रिश्तेदार है हमारा, है ना। अच्छे कामों का इतना प्रभाव पड़ता है लोगों पे, ठीक है। तो अकेले या भीड़ में चलने से मत घबराओ। अकेले चल रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, ये हौसला रखो अपने अंदर कि एक दिन हमारे पीछे काफिला जरूर चलेगा। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, जिन लोगों में इतना हौसला होता है, उन लोगों के पीछे जरूर ही एक दिन काफिला चलता है। चलिए अब प्रश्न पर चल लेते हैं अपने पे, एक कदम प्रश्न की ओर। प्रश्न है हमारा, अनुरूप शब्द में कौन सा समास है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है या कर्मधारय समास है? सेशन को जिसने भी शेयर नहीं किया हो शेयर कर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सेशन के सभी तक पहुंचने चाहिए ताकि सभी का एग्जाम अच्छा हो। जल्दी से आंसर दीजिए। अब आंसर क्या होगा? शब्द दिया है हमारा अनुरूप, आपको बताना है इसका विग्रह करके कि इसमें कौन सा समास होगा। चलिए आंसर ले लेते हैं हम। आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बिना समय गवाए आंसर बता देते हैं। आंसर होगा हमारा अव्ययीभाव समास। अब पहले हम थोड़ा सा अव्ययीभाव समास पे बात कर लेते हैं। इस शब्द का यदि हम विग्रह करेंगे तो कैसे होगा? अनु प्लस रूप, अर्थात रूप के योग्य, ठीक है। इसमें कौन सा समास होगा? अनु प्लस रूप। अनु जो है हमारा वो उपसर्ग है और रूप है मूल शब्द। तो मैंने पहले भी बताया, जिस शब्द में पहला पद उपसर्ग हो या अव्यय हो और दूसरा पद प्रधान हो, वो क्या होता है? अव्ययीभाव समास होता है, ठीक है। थोड़े से शब्द मैं लिखवा देती हूँ पहचान के लिए, जिससे आपको पहचान हो जाए कि जिनको नहीं आते हैं उपसर्ग उनके लिए है, जिनको आते हैं उन्हें तो पता ही होगा। अनु शब्द है जो किसी शब्द के आगे लगा हुआ हो तो आपको पहचान लेना चाहिए। जैसे ये अनुरूप है तो वो अव्ययीभाव समास है। अनु है, आ है, प्रति है, भर है, यथा, यावत, हर आदि, ठीक है। ऐसे शब्द हैं ये जो किसी शब्द के पहले लग के उस शब्द को अव्ययीभाव समास में बदल देते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, रेल कैसा शब्द है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। रेल कैसा शब्द है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यदि आप सही से पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट आने वाला शब्द प्रश्न है ये। जल्दी से बताइए, रेल कैसा शब्द है? किसी भी सब्जेक्ट को बोझ बना के मत पढ़ा करो, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ा करो कि हमें कुछ सीखना है। ये नहीं कि हमें एग्ज़ाम के लिए बस पढ़ना है, कुछ सीखने के लिए पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए क्या करते हैं, हम देख लेते हैं आंसर। आंसर क्या होगा इसका? रेल कैसा शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है रेल, जबकि यदि गाड़ी पूछता वो तो गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है। और मैंने ये प्रश्न पहले बताया है कि यदि रेलगाड़ी पूछे तो रेलगाड़ी एक संकर शब्द है। दो भाषाओं के मेल से जो शब्द बनता है वो संकर शब्द होता है। अंग्रेजी भाषा रेल और हिंदी भाषा गाड़ी, रेलगाड़ी दो भाषाओं के मेल से बन रहा है तो क्या हो गया? संकर शब्द। रेल शब्द अंग्रेजी होगा। चलिए चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, राजपुत्र कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है,
योग ऋण शब्द है, ऋण शब्द है या संकर शब्द है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कैसा शब्द है ये? सेशन को शेयर कर दीजिए। मैं फिर कह रही हूँ, बहुत ही अच्छा सेशन है आज का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आंसर ले लेते हैं इसका। आंसर क्या होगा इसका? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यौगिक शब्द होगा राजपुत्र में, राजा का पुत्र, ऐसे विग्रह करेंगे। वैसे विग्रह करने की जरूरत नहीं है, यौगिक की हमें परिभाषा आनी चाहिए कि यौगिक शब्द कहते किसको हैं। जब शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है तो उसे यौगिक कहते हैं, ठीक है। जब दो भाषाओं के शब्द जुड़े हों तो संकर कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है तो यौगिक कहते हैं, ठीक है। यदि इसमें इसी शब्द में समास पूछता राजा का पुत्र तो क्या होता? इसमें तत्पुरुष समास होता, ठीक है। यहाँ पे आंसर हमारा यौगिक होगा। यौगिक शब्द की जो रचना होती है वो 3 प्रकार से होती है। उपसर्ग जुड़ा हो या तो आगे, या प्रत्यय लगा हुआ हो पीछे, या फिर समास से। ये समास से हुई है यौगिक शब्द की रचना, ठीक है। समास शब्द हो, उसमें पूछा हो ये कैसा शब्द है, तो क्या होगा? यौगिक होगा। या तो उपसर्ग लगा होगा किसी के आगे, या तो प्रत्यय लगा होगा। 3 प्रकार से यौगिक की रचना होती है। चलिए, आशा करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, आयोग शब्द में कौन सी संज्ञा है? जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए इसका। बहुत ही आसान प्रश्न है, ज़्यादा आसान भी नहीं है, लेकिन अच्छा प्रश्न है। आज के सेशन में प्रश्न आसान नहीं है, लेकिन अच्छे प्रश्न हैं। एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। आयोग शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है? आयोग, पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। जो शब्द एक व्यक्तिवाचक न होकर समूह या समुदायवाचक हो, ये आयोग जो शब्द है ये व्यक्तिवाचक नहीं है। क्या है ये? समूह है या समुदायवाचक है। उसे क्या कहते हैं हम? समूहवाचक संज्ञा के अंदर रखते हैं। आयोग एक व्यक्ति ने आयोग नहीं बना रखा है, आयोग में बहुत सारे व्यक्ति शामिल हैं। एक समूह होता है, उसे कहते हैं आयोग, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा होती है इसमें। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, यह मेरी पुस्तक है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। यह मेरी पुस्तक है, ऐसा प्रश्न एग्जाम में बहुत आता है और हमें वहाँ पे कंफ्यूज भी कर देता है। जल्दी से बताइए, यह मेरी पुस्तक है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है? चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? ए, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम है। ध्यान रहे ये शब्द जुड़ा हुआ है इसमें, यह मेरी पुस्तक है। निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उन्हें निश्चयात्मक सर्वनाम कहते हैं। यह से ही तो हमें पता चला है कि ये जो वस्तु है यह क्या है? निश्चयवाचक है, मेरी है। यह से ही तो पता चला है हमें, ठीक है। तो ये क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। यह, वह, ये, वे, ये शब्द यदि आ रहे हो वाक्य में तो क्या होता है? ये निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता हैं। आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जयशंकर प्रसाद हैं, सुरेंद्र वर्मा है, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, या मोहन राकेश हैं? आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में।
कौन से रचयिता हैं इनके? आषाढ़ का एक दिन। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्योंकि जब रचना पूछी जाती है तो या तो आंसर बहुत जल्दी आ जाता है वरना तो आता ही नहीं है, क्योंकि रचना बहुत कम याद रहती हैं। आंसर क्या होगा? मोहन राकेश। मोहन राकेश हैं आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, सब दिन होत न एक समान, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? सब दिन होत न एक समान। समय परिवर्तनशील है, समय अपरिवर्तनशील है, समय बेकार है, समय पर ना पहुंच के शेषकर है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। समय पर ना पहुंचना शेषकर होता है क्या, यह समय बेकार होता है? आप जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आप स्वतंत्र हैं आंसर देने के लिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर होगा इसका ए, समय परिवर्तनशील है। सब दिन होत ना एक समान, सभी दिन एक समान नहीं होते हैं। जो समय आपके पास अब है उस समय को आप सही प्रयोग कीजिए, क्योंकि ये समय कुछ दिन बाद नहीं रहने वाला है। ये समय कुछ दिन बाद निकल जाएगा। अभी आपके पास बहुत टाइम है पढ़ने के लिए। आप 16 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे जितना चाहो इतने पढ़ सकते हो, लेकिन आगे परिस्थितियां बदलने वाली हैं और आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। कौन से आचार्य हैं जो छंद शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं? पतंजलि, पिंगल, पाणिनि या मनु? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन से हैं? चलिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम की दृष्टि से तो ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूछा गया एग्जाम में है। हिंदी में प्रश्न रिपीट बहुत होते हैं। छंद शास्त्र के जो प्रणेता हैं वो पिंगल हैं। छंद का दूसरा नाम ही पिंगल है। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं इनके नाम के ही वजह से, ठीक है, क्योंकि छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य जो है उनका नाम पिंगल है, तो इनके नाम से ही छंद शास्त्र का नाम पिंगल शास्त्र पड़ा था। आशा करती हूँ आपको याद रहेगा ये। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट पर प्रश्न है हमारा, जुगुप्सा का स्थायी भाव होता है। शब्द है हमारा जुगुप्सा और पूछा है इसका स्थायी भाव क्या होता है। किसका स्थायी भाव है ये पूछा है। जुगुप्सा का स्थायी भाव है, किसका स्थायी भाव है जुगुप्सा? वीर रस का, रौद्र रस का, अद्भुत रस का या विभत्स रस का? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, किसका स्थायी भाव है? ये आसान प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप। किसका स्थायी भाव होता है? जुगुप्सा। चलिए आंसर ले लेते हैं। पहले देख लेते हैं वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। उत्साह होता है वीर रस का स्थायी भाव। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है रौद्र रस का स्थायी भाव। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। और जुगुप्सा किसका होता है? विभत्स रस का। आंसर हमारा डी होगा। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, ठीक है। जुगुप्सा विभत्स रस वहाँ होता है जहाँ किसी वस्तु को लेकर घृणा उत्पन्न होती है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर।
10वां प्रश्न है हमारा, इसमें हमें रस देखना है, कौन सा रस है। एक और अजगरी लखै, एक और मृगराय, बिकल बटो ही बीच ही, परव मूर्छा खाए। इसमें हमें ये देखना है कौन सा रस है, भयानक रस है, अद्भुत रस है, हास्य रस है या विभत्त रस है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा रस है इसमें। ये तो लाइन पढ़ के ही पता चल गया होगा कौन सा रस है इसमें। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। एक और अजगर खड़ा है और दूसरी ओर क्या है, एक तरफ से अजगर ने घेर लिया है, दूसरी तरफ से मृगराज यानी किसके लिए कहा है, शेर, सिंह, शेर है, एक और अजगर है, और विकट बिटोही किसके लिए कहते हैं, पथिक या यात्री, वो बीच में ही मूर्छित हो गया है, मूर्छा खा के गिर गया है भय से। तो जहाँ भय उत्पन्न हो जाता है वहाँ क्या होता है, भयानक रस होता है। ठीक है, अब अजगर और शेर दोनों ही ऐसी चीज़ें जिन्हें देख के भय तो उत्पन्न हो ही जाएगा, तो इसमें क्या होगा, भयानक रस होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, कौरवी किस बोली को कहते हैं, मारवाड़ी को, खड़ी बोली को, अवधी को, छत्तीसगढ़ी को। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, कौरवी किस बोली को कहते हैं। ये भी आसान प्रश्न है, बोली से मैंने बहुत सारे प्रश्न करवा दिए हैं, आपको समझ में आ भी गया होगा अब। चलिए जल्दी से बताइए, कौरवी बोली, कौरवी किस बोली को कहते हैं। चलिए आंसर ले लेती हूँ, इसका आंसर तो सभी लोगों का सही होगा, आंसर होगा बी, खड़ी बोली जो है उसे कौरवी बोली कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है। इनमें से कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की है, ये हमें देखना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। लोकायतन, कुरुक्षेत्र, आर्यव्रत या उन्मुक्त, इनमें से कौन सी कृति है जो रामधारी सिंह दिनकर की है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं, आंसर क्या होगा इसका, बी, कुरुक्षेत्र जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न बहुत ही अच्छा है और मेरे पसंदीदा प्रश्न है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। ये पूछा है पंक्ति में कौन सा छंद होगा, दोहा होगा, गीतिका होगा, चौपाई होगी या कवि होगा। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। इस प्रश्न में छंद पूछा है, यदि हम इसमें अलंकार पूछें तो कौन सा अलंकार होगा ये भी मुझे बता देना आप। यदि यही लाइन दी गई हो और ये पूछे कि अलंकार कौन सा होगा तो कौन सा अलंकार होगा ये भी आप बता देना। चलिए आंसर ले लेते हैं। ये दोहा है रहीमदास जी का, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ये रहीमदास जी का दोहा है और यदि इसमें अलंकार पूछे तो श्लेष अलंकार है इसमें। ठीक है, इसमें पानी के, ये जो पानी दिया हुआ है इस पानी के कई सारे अर्थ हैं, कई सारे अर्थ हैं इस पानी के, एक ही शब्द के कई सारे अर्थ हैं। रहीमदास जी ने इसमें बहुत ही मतलब एक बहुत ही अच्छी मतलब भाव हैं इसके, जो बहुत ही अच्छे भाव हैं जिनको उन्होंने इनमें सजो के रखा है। चलिए इसमें एक बार देख लेते हैं।
इसमें पानी के उन्होंने 3 अर्थ बताए हैं। मनुष्य के अर्थ में बताया है जो विनम्रता से है और सम्मान से है। दूसरा अर्थ बताया है पानी का आभा, तेज और चमक से है। तीसरा अर्थ जो बताया है वो पानी जो कि तरल पदार्थ से है, जिससे चूना गीला हो सके, जिसे जल भी कहते हैं। तो पानी के उन्होंने 3 अर्थ बताए हैं। उन्होंने कहा है पानी को बचा के रखिए क्योंकि बिना पानी के सब सूना है। जिस प्रकार पानी के जाने से मोती अपनी चमक खो देता है, चूना सूख कर बेकार हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के सम्मान खो जाने से मनुष्य के जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ठीक है, तो ये हमारा श्लेष अलंकार हो गया। वैसे ये दोहा है। चलिए, आशा करती हूँ आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। प्राज्ञ ऐतिहासिक लिखा हुआ है ये। शुद्ध वर्तनी में देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा इनमें शुद्ध तरीके से लिखा गया है। चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कौन सा आंसर इसका सही होगा। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? बी ऑप्शन एकदम सही होगा। प्राज्ञ ऐतिहासिक ऐसे लिखा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? सूर सारावली, दोहावली, साहित्य लहरी और सूरसागर। किसको नहीं लिखा है ये बताना है प्रश्न में। ध्यान रहे नहीं पूछा है, ठीक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मैंने आपको बताया है पहले भी। इस प्रश्न का आंसर मैं चाहूंगी सभी सही दें। चलिए आंसर ले लेते हैं इसका। आंसर क्या होगा? सूर सूरावली सूरदास की रचना है, साहित्य लहरी भी है और सूरसागर भी है। ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है सूरदास की, ये तीनों, सूर सरावली, साहित्य लहरी और सूरसागर। क्या नहीं है? दोहावली जो है ये सूरदास की रचना नहीं है। किसकी है ये? तुलसीदास की है। ठीक है, ये तुलसीदास की रचना है दोहावली। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा श्लेष अलंकार, प्रश्न है हमारा सूरदास किस काल के कवि थे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। सूरदास किस काल के कवि थे? रीति काल के थे, भक्ति काल के थे, आधुनिक काल के थे या उपयुक्त में से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सूरदास किस काल के कवि थे? ये प्रश्न भी मैंने बताया है आपको। जल्दी से आंसर दीजिए। इस प्रश्न का आंसर भी सभी का सही होना चाहिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा? आंसर बी एकदम सही होगा। भक्ति काल। सूरदास भक्ति काल के कवि थे। भक्ति काल में भी कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले कवि हैं ये। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा श्लेष अलंकार होता है, शब्द अलंकार होता है, अर्थ अलंकार होता है, उभय अलंकार होता है या उपयुक्त सबसे अलग? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। श्लेष अलंकार कौन सा होता है? श्लेष अलंकार कौन सा होता है? आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ये तो मैंने प्रश्न अभी बताया है आपको। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। शब्द अलंकार होता है श्लेष अलंकार में। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वाक्प्रोक्ति अलंकार, ये सभी
शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, आमिष का विलोम शब्द होगा। आमिष शब्द का विलोम शब्द पूछा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सामिष, निरामिष, मांसाहारी या शाकाहारी। चलिए आंसर दीजिए इसका। आमिष का विलोम क्या होगा? आमिष का विलोम सामिष तो है, आमिष का समानार्थी पर्यायवाची है। आमिष कैसे किसे कहते हैं वैसे? मांसाहारी को कहते हैं आमिष। तो निरामिष होगा इसका विलोम। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है। जल्दी से आंसर दीजिए, कितनी संख्याएं होती हैं मात्राओं की? तेरह होती है, 11 होती है, 16 होती है, 24 होती है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कितनी मात्रा होती है। ये प्रश्न तो मैंने कई बार करा दिया है, सभी को आता ही होगा। चलिए आंसर बता देते हैं। आंसर क्या होगी? 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है ये हमारा, हवा का पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं है ये आपको देखना है। इसका मतलब ये है कि 3 ऐसे होंगे जो हवा के पर्यायवाची होंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है ये। यदि मेरे सेशन से आपको थोड़ा भी कुछ समझ में आया हो या आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी ज़रूर बताइएगा और सेशन को लाइक शेयर कीजिएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं। अब आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा ए, वायु, अनिल और समीर, ये सब हवा के पर्यायवाची हैं। सलिल किसका है? पानी का पर्यायवाची है सलिल। ठीक है, पानी का पर्यायवाची सलिल होता है। वारी, जल, अम्बु, नीर, ये भी पानी के ही पर्यायवाची होते हैं। चलिए, इतनी देर तक सेशन को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते